हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और रिजल्ट आ गया 24। ओके, मींस और कट ऑफ देख ली है अपन ने। कट ऑफ बहुत कम गई है और क्योंकि कट ऑफ बहुत कम गई है इसलिए इवैल्यूएट ये किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स या तो एग्जाम के नए पैटर्न को नहीं समझ पाए। आरपीएससी ने अपना पैटर्न पिछले 3 से 4 एग्जाम्स में चेंज कर दिया है। स्पेशली कोविड के बाद में बहुत चेंज देखने को मिला है। 21, 23, 24, ठीक है ना, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, डायरेक्ट डेफिनेशंस आती थी, डायरेक्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स पूछ लिया जाते थे, एब्सोल्युटली नंबर गेम होता था। ठीक है, अब दे वांट टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी आरपीएससी वांट्स टू अंडरस्टैंड कि आप में लॉजिकली अप्रोच करने का कोई सेंस है भी एग्जाम को या नहीं। कोई टॉपिक है उसको आप कॉन्सेप्चुअली समझ पाए हैं या नहीं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ पाए हैं तो आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो बता सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। आप ये देख सकते हैं कि उसको अगर किसी के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं तो किस तरह से अपनी बात रखेंगे, डिबेट कर सकते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर, राइट। तो आरपीएससी को ये चीज अब दिखने लग गई है और इसमें बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। सिचुएशन क्या हुई है, फैक्ट ही फैक्ट देखना इज नॉट इनफ एनीमोर। ठीक है, सिचुएशंस को उन फैक्ट्स के बेसिस पे हैंडल कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आरपीएससी ने अपना पैटर्न इसी बेसिस पे बना लिया है। आप पिछले 3 एग्जाम्स देखोगे, पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे, स्पेशली मेंस को, तो फिर आपको दिखाई दे जाएगा कि उनका बिल्कुल मूड चेंज हो चुका है। वो फैक्ट्स को अभी भी होल्ड करे हुए हैं क्योंकि वो आरपीएससी की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन एनालिसिस भी पूछ रहे हैं। वो आपका लॉजिकल रीजनिंग भी देखना चाहते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश वो आपसे करना चाहते हैं कि भाई आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, आप समझ में आया या नहीं आया। रटना है दैट इज वन साइडेड। ठीक है, वो रट लिया अच्छी बात है, लेकिन रटने के बाद में आपको दिमाग में समझ में आई भी चीज या नहीं। ठीक है, मैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस लेकर आई हूं 2024 का ही, जो 17 और 18 जून को कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसी के ऊपर है। और इन क्वेश्चंस से आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह से आरपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, इन्हीं एग्जाम्स में, इन्हीं पेपर्स में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, डिफाइन कर दो, एग्जांपल दे दो, फैक्ट्स बता दो, ठीक है, बेनिफिट्स बता दो और लॉसेस बता दो। इस तरह के क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो अपन नोट्स में भी बनाते हैं, बुक्स में भी पढ़ने को मिल जाते हैं, वो पूछ रहे हैं। वो उनको नहीं छोड़ा है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 10-15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100-150 आपको वर्ड्स लिखने हैं एक आंसर में, उनका उन्होंने एक तरह से स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। उनका मूड चेंज हो गया। भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अब आपसे अच्छे से पूछे जाएंगे। पेपर 1 का जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज वाला जो पेपर है, पेपर 1, उसके क्वेश्चंस हैं ये, जो 17 जून को हुआ था, उसमें से लाई हूं मैं। अंडरलाइन द सिमिलैरिटीज बिटवीन द 6th सेंचुरी बीसी रिलीजियस मूवमेंट्स एंड निर्गुण भक्ति मूवमेंट ऑफ मिडिवल इंडिया इन टर्म्स ऑफ वर्ण सिस्टम एंड प्रेवलेंट एविल्स। एविल क्या होता है? पाप, गंदगी, है ना, जिसको आप खत्म करना चाहते हैं। इविल इज विनाशकारी, राइट। ओके, तो वर्ण सिस्टम, जाति वर्ण सिस्टम जो हिंदू धर्म में है, उसकी बात हो रही है। और एक्सक्यूज मी, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और प्रेवलेंट जो समाज में कुरीतियां हैं उनकी बात हो रही है। पहली चीज समझने की, आपको सिमिलैरिटीज बतानी है। सिमिलैरिटीज का मतलब क्या है? आपको कंपेयर करना है कि किस तरह से एक जैसी चीजें देखने को मिली, किसमें, रिलीजियस मूवमेंट जो 6th सेंचुरी बीसी में चले थे उसमें, और निर्गुण भक्ति मूवमेंट में। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिलीजियस मूवमेंट्स किसने चलाए थे। 6th सेंचुरी किसमें रिलीजियस मूवमेंट कौन सा था? बुद्धिज्म, जैनिज्म वाला, राइट। उसी तरह से निर्गुण भक्ति मूवमेंट किसने चलाया था? इस्लाम के एडवेंट के बाद में आया था, राइट। वेरी गुड। इस तरह के जो मूवमेंट्स थे वो क्यों चलाए गए थे? क्योंकि प्रिविलेंट सोशल इविल्स जो थे वो समाज के लिए अच्छे नहीं थे, सोशल स्ट्रक्चर को परेशान कर रहे थे। कुछ लोग डाउन ट्रोडन थे तो उनको डाउन ट्रोडन ही रखा जा रहा था। जो पावर होल्डर्स थे वो हमेशा के लिए बस पावर होल्डर्स बन रहे थे। जाति वर्ण सिस्टम वाली बात हो रही है। इन दोनों में आपको सिमिलरिटीज बतानी कि भाई 6th सेंचुरी बीसी में भी यही हो रहा था और भक्ति मूवमेंट आ गया कितने सैकड़ों साल बाद में आ गया, उसके तब भी यही हो रहा है। तो जो आपको सोशल सिचुएशंस हैं उनको इवैल्यूएट करना, उनके बारे में बताना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी वाज रेलेवेंट टू ईच जनरेशन इन हिज 3 डेकेड्स इन्वॉल्वमेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एलुसिडेट विद प्रॉपर एग्जांपल्स। पहली बात तो आपको हर जनरेशन के बारे में बताना है। 3 दशक महात्मा गांधी ने भारत में अपनी
सोशल सेवा दी। सोशल सेवा ही होती है, पॉलिटिकल सेवा, सोशल सेवा, जो भी आप कहना चाहें, फ्रीडम मूवमेंट के लिए उनकी जो भी योगदान थे उसके बारे में बात हो रही है। तो 30 इयर्स महात्मा गांधी गेव 30 इयर्स टू द इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म करने के लिए, या फ्रीडम मूवमेंट में उनका पार्टिसिपेशन रहा हो, किसी भी नजर से उसको देख सकते हैं अपन। हर जनरेशन के लिए महात्मा गांधी की टीचिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। ये तो इन्होंने ही बता दिया, अब अपन को ये चीज वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, टीचिंग्स बताओ और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ, नो। ठीक है, आपको बताना है एग्जाम्पल्स के साथ में आज की सिचुएशन ऐसी कौन सी है जिसमें महात्मा गांधी की कोई सी एक थ्योरी फिट बैठती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। महात्मा गांधी ने ही कहा था, Gandhi said, so it was Gandhi who said, Mother Nature has enough to offer for everyone's need but not for everyone's greed। मतलब हम सबकी बेसिक जरूरतें जो हैं उनको पूरा करने के लिए तो मदर नेचर के पास में इनफ रिसोर्सेज हैं, लेकिन ग्रीड पूरी हो जाए उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी आज भी बैठती है, सही, राइट। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द स्ट्रिक्टनेस ऑफ जाति वर्ण सिस्टम। महात्मा गांधी वॉज इन फेवर ऑफ डेवलपिंग द रूरल इकोनॉमी। तो ये सब जो इनकी जो सीख है वो आज के टाइम में बैठती है या नहीं है, उनका एग्जाम्पल आपको देना है। तो आपको आज की प्रॉब्लम्स जो हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, द स्ट्रिक्टनेस ऑफ जाति वर्ण सिस्टम, उसके बारे में बात करनी है। तो ये प्रॉब्लम्स हम आज भी फेस कर रहे हैं, और महात्मा गांधी आज से 100 साल पहले ये बात बोले थे, वो चीजें आज भी रेलेवेंट हैं। उसी नजरिए से आपको इस आंसर को लिखना है। आपको ये नहीं बताना कि उस टाइम उन्होंने क्या कहा था, उस टाइम वो चीज क्यों जरूरी थी, उस टाइम उसका क्या इफेक्ट पड़ा था जब गांधी थे। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो आपकी टाइमिंग आपको इस क्वेश्चन में देखनी है। पेपर 2 में से देखते हैं, पेपर 2 किस चीज का होता है, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, पॉलिटी, ये सब होते हैं। ठीक है, हाउ इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एज एन एंड एनालाइज इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वेलफेयर स्टेट। दो वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ इज द आइडिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्टेंट विद द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी एज एन एंड। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, फर्स्ट थिंग आपको आना जरूरी है। ह्यूमैनिटी एज एन एंड, ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है, कहां से लिया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इस तरह के फ्रेजेस, पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपने बाई चांस बुक्स के अंदर इन चीजों को नहीं भी देखा है, तो इस तरह के फ्रेजेस न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा शेयर होते हैं। ठीक है, कोई ओपिनियन है, कोई एडिटोरियल है, तो बहुत जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो इस तरह के फ्रेजेस को यूज करते हैं। तो अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत अच्छे से डिलिजेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो दिस इज अ गुड आइडिया, आपको ये चीज पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है वेलफेयर, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। मैंने खुद ने क्लास में कई बार बोला, आपने वीडियो में कई बार सुना है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, राइट। तो जो सरकार है, डाउन ट्रोडन है या फिर हैव नॉट्स हैं, सोसाइटी के हैव नॉट्स हैं, उनको उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए सरकार ऐसी स्कीम्स चलाती है, पॉलिसीज चलाती हैं। ठीक है, जैसे फ्री में राशन देना, राइट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था ना, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देश में दिया जा रहा है कोविड के टाइम, बोले थे ना। क्यों? क्योंकि अगर जॉब चली जाती है तो कंट्री में इतने सारे लोग हैं, उनका काम बंद हो गया, लॉकडाउन लग गया, कोई इनकम नहीं है, तो क्या भूखे मर जाएंगे क्या? नहीं, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हम ध्यान रखते हैं हमारे लोगों का, नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, वो वाली थ्योरी है। ठीक है, तो पहली बात तो इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, और क्यों है ये आपको बताना है। नेक्स्ट एनालाइज करना है इस चीज को कि ह्यूमैनिटी एज एन एंड, इस आइडिया के साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे काम कर रहे हैं। इसमें आपका टेक वाला पोर्शन भी आ जाएगा, मैं एक हिंट देती हूँ, इसमें आपका टेक वाला, एआई वाला पोर्शन भी आप लाके दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट। मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज करे हैं। क्रिटिकल इवैल्यूएशन आरपीएससी बहुत अच्छे से पूछ रहा है आजकल आपको। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, कमी निकालना, है ना, तोड़फोड़ निकालना, जो छोटी मोटी खुन्नस निकाल, सॉरी क्या कहते हैं उसको, नुक्स निकालते हैं, राइट, खुन्नस नहीं, नुक्स निकालते हैं, उनको क्रिटिकल एनालाइज करने को बोलते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनाइजेशन, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। भारत अपने खुद के देश में ही, हम भारतीय भारत में ही हमारी यूज की चीजें पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन स्पेशली इन मिसाइल एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ऑफ इंडिया। यहां पर आपका डिफेंस का, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया है ये। तो साइंस, उसमें भी डिफेंस, तो इसमें डीआरडीओ का रोल, सॉरी डीआरडीओ है ना, और एचएएल का रोल, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो देश के अंदर ही
देश की जरूरतों का, डिफेंस का जरूरतों का या स्पेस टेक का जरूरतों का चीजों को बनाएं, राइट। तेजस इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल, ठीक है, तेजस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ऑल्दो उसका इंजन जो है हम ऑलरेडी अभी दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, और निर्भरता भी एक ऐसे देश के ऊपर है जिसका राष्ट्रपति बस यूं ही मतलब मजे मजे में नाराज घूम रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो गई है। खैर ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंडिजनाइजेशन की इंपॉर्टेंस साइंस एंड टेक की फील्ड में या किसी भी फील्ड में क्यों है, क्रिटिकली एनालाइज करना है। अब इसके इवैल्यूएशन में आप पॉजिटिव्स लिख सकते हैं, हाँ अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव्स में ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा इंडिजनाइजेशन पे डिपेंड करेंगे तो कंपटीशन खत्म होता है। अगर कंपटीशन अवेलेबल नहीं होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप सब स्टैंडर्ड चीजें बनाएंगे और फिर हो गया काम, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो आपको अच्छा और बुरा दोनों चीजें इसमें बतानी है। कोशिश करिए जब आपका क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन या इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आता था, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव नोट पे एग्जाम के क्वेश्चन को एंड करें, ठीक है। लास्ट में जब एग्जामिनर उस क्वेश्चन को पढ़ के खत्म करे ना, तो उसको पॉजिटिव फीलिंग रहनी चाहिए कि हाँ इसने अच्छा लिखा, यार यार ये बात तो सही है ना, नेगेटिव्स पे नहीं खत्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, पेपर 3 में क्या चल रहा है। लॉ, योगा, बिहेवियर मैनेजमेंट, इस ये आता है इस पेपर में, राइट। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा टची टॉपिक है ना, जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो इसको हैंडल भी आपको वैसे ही करना है। सेक्युलरिज्म अच्छा नहीं लगता है या सेक्युलरिज्म अच्छा लगता है, दोनों चीजें आपको देखनी है। नेक्स्ट, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस बतानी है। सेक्युलरिज्म जो वर्ड है, जो वर्ड सेक्युलर है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक जगह यूज हुआ है, और वो भी प्रीएम्बल में, और वो भी 42nd अमेंडमेंट के बाद में, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सेक्युलरिज्म द वर्ड इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट, सेक्युलर या सेक्युलरिज्म कोई वर्ड ऐसा नहीं है, 42nd अमेंडमेंट के बाद में इसको ऐड किया गया है। तो आपको उस पॉइंट को लेकर आना है कि इसका एडिशन जो है वो भी कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोगों के लिए चीज भी कंट्रोवर्शियल है, इसका सेंस क्या निकलता है, आखिर सेक्युलरिज्म, व्हाट डज सेक्युलरिज्म एक्चुअली मीन, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियन परस्पेक्टिव, फ्रॉम इंटरनेशनल परस्पेक्टिव सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस बतानी है, आपको बताना है कि सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहां प्रिजर्व किया गया है, आर्टिकल 21 में प्रिजर्व किया गया है ना, राइट टू लाइफ में इम्प्लिसिट दिया हुआ है, प्रीएम्बल का पार्ट है, तो एनफोर्सिएबल भी है, वो सारी चीजें आपको यहां बतानी है, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल टोन ले सकते हो, बट बी वेरी केयरफुल कि आप नेगेटिविटी ना लिखें। एज अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर आपको अच्छी ही बात लिखनी है, साफ सुथरा सुंदर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डायरेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। बीइंग एन एमबीए, इस क्वेश्चन को देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी, क्यों, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमारे आई थिंक बीबीएम के टाइम का सेकंड या थर्ड ईयर का क्वेश्चन है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में से क्वेश्चन है, कॉटलर केलर कोशियन झा बुक में से, और ये मुझे आज भी याद है, इट्स बीन अराउंड व्हाट 15 इयर्स आई गेस। तो हाँ, आपको इलैबोरेट करना है डिफरेंस, आपको डिफरेंस तो पता चलना चाहिए क्या, कि भाई इनकी डेफिनेशन क्या है, डेलीगेशन का क्या मतलब है और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है। डेलीगेशन आप अपनी ड्यूटीज दे देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, ठीक है ना, किसका क्या काम है आप पहले से ही डिसेंट्रलाइज करके उसको बॉक्स कर दें, राइट। ओके, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक आपको डेफिनेशन पता होनी जरूरी है, मैनेजमेंट आपका कोर्स का सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको इसको इलैबोरेट करना है, यानी कि आपको इसको एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन करना है। इफ देयर आर नो एग्जांपल्स फॉर यू टू एक्सप्लेन, तो फिर आप उस डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करेंगे, उस डेफिनेशन को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। डेफिनेशन का क्या मतलब होता है, 10-12 शब्द आपने लिए और उसका मीनिंग बता दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी तो होना चाहिए, राइट। तो यहां पर आपके इलैबोरेट का मतलब यही है कि आप एग्जांपल देके उसको समझाओ तो सही कि कैसे अप्लाई करता है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन, इट्स अ ब्लडी गुड क्वेश्चन, मैनेजमेंट में से बहुत सुंदर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओके सोशल इश्यूज के ऊपर है। लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को इलीगलाइज नहीं कहा है। यस, इफ यू आर एन अडल्ट, इफ यू आर इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, यू कैन एंड यू आर अलाउड टू लीगली बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। और इसके ऊपर कानून भी बन गए हैं, और आप कैसे अपने जिम्मेदारियों को डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिक फाइनेंसेस वगैरह कैसे डिवाइड करेंगे, और अगर इसमें लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ बतानी है। व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्टिंग अ फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पर इन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का पूछा है, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, नाउ यू थिंक अबाउट इट कि कैसे लिखना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। लिव इन रिलेशनशिप में प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी से लाइव बर्थ रिजल्ट होता है, तो सरनेम ही नहीं, उस बच्चे के नाम होने वाली प्रॉपर्टी, उसकी जिम्मेदारी और उसके सभी रिश्ते, उसके अधिकार, एवरीथिंग इज इन जेपडी, क्योंकि ऐसा कोई अभी तक कानून बनाया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ तो कर दिया, बट देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉ
इन चीजों को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कैसे डिवाइड करेंगे? मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। जब आप की मैरिज होती है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है आपको, राइट? इसके लिए प्रॉपर लॉज हैं। अगर मैरिज में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आपके पास में प्रॉपर एक लीगल रूट है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हो। आप पुलिस स्टेशन जाओगे, कंप्लेंट लिखोगे, एक प्रॉपर क्या कहते हैं चार्जशीट फाइल होगी, अरेस्ट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ है। ये चीज लिव इन रिलेशनशिप में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है। इस लिव इन रिलेशनशिप वाली इशू को कोई लीगल बैकिंग नहीं दी गई है, लीगली अलाउ किया है, आप कर सकते हो बिकॉज यूर एन अडल्ट। ठीक है, आप अडल्ट हो, आप अपना फैसला खुद ले सकते हो, भारत का प्रधानमंत्री खुद चुन सकते हो, तो फिर अपना जीवन साथी भी चुन सकते हो, ये वो वाली बात है। लेकिन इसके लिए कोई लीगल प्रावधान नहीं है कि अगर आपके पार्टनर, लिव इन पार्टनर ने आपके साथ में कोई डोमेस्टिकली वायलेंट एक्टिविटी की है तो अब आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से प्रोविजंस को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पेपर 4 का इंग्लिश वाला पोर्शन लेकर आई हूं। मैंने बहुत डिटेल में एग्जाम से अगले दिन इंग्लिश को एक्सप्लेन किया था। पेपर 4 में इंग्लिश का जो भी पार्ट था मैंने एक एक आंसर उसमें एक्सप्लेन किया है। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दूंगी। बट यहां पर भी काफी चेंज देखने को मिला है। पहले बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते थे, जैसे क्लाइमेट चेंज या विमेन इन स्पोर्ट्स या फेमिनिज्म या फिर एम्पावरमेंट या फिर दलित्स का अपलिफ्टमेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्टिफिकेशन और इस तरह की चीजों के ऊपर आपसे ऐसे लिखवाना या फिर थीम एलैबोरेशन या फिर रिपोर्ट राइटिंग होती थी। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके के टॉपिक्स इस बार आए हैं और मैं सिर्फ एक सैंपल इसीलिए लेकर आई हूं बिकॉज दिस इज मोर देन इनफ टू टेल यू कि किस तरह से आरपीएससी ने अपना इनफैक्ट इंग्लिश के एग्जाम में, और यही सेम चीज आपको हिंदी के पेपर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, हिंदी आई कैन नॉट हैंडल हिंदी, इसलिए मैं हिंदी का सैंपल यहाँ लेकर नहीं आई हूँ, बट इंग्लिश से अपन ये चीज अंदाजा लगा लेंगे। फर्स्ट, ह्यूमन डिकेडेंस एंड द राइज ऑफ डिजिटलाइजेशन। इसमें आपको एग्जाम्पल समेत ये चीज लिखनी है। ज्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे, ज्यादा टाइम अगर इंटरनेट पे निकालोगे तो ह्यूमन डिकेडेंस देखने को मिल रही है। डिकेडेंस का क्या मतलब होता है? पतन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्यों हो रहा है? दिमाग लगाना बंद कर दिया। ठीक है, एंड आई नो समवन बस फोन के अंदर चैट जीपीटी और जेमिनाई और ग्रॉक और ये सब डाउनलोड कर दिया। कुछ भी छोटी सी छोटी चीज भी होती है तो यूं नहीं कि मतलब किताब खोल के उसको देख लें और खुद के नोट्स में देख लें कि ये मेरा ही लिखा हुआ है, इफ आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ माय आईज मुझे दिख जाएगा, मुझे याद आ जाएगा, मैं उसको वहीं देख, नहीं, जाना है सीधा चैट जीपीटी के ऊपर, उसको निकालना है और उसका ग्राफ बनाना है और उसको लर्न कर लेना है। दिस इज रॉन्ग। आपने अपने माइंड को एफर्ट में डालना ही बंद कर दिया। यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। क्यों? बिकॉज डिजिटलाइजेशन ही इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है कि ह्यूमैनिटी ने अपना टाइम, सब कुछ, अपना माइंड, अपना इमोशंस, अपने सब कुछ टेक्नोलॉजी को दे दिए हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग अवेलेबल फॉर यू टू डू। हार्ड वर्क करना जरूरी है, तभी सोशल स्ट्रक्चर बचेगा, तभी आपका मेंटल बैलेंस बचेगा। अगर अगर थिंकिंग भी आउटसोर्स कर दोगे तो फिर क्या ही बचा हमारे पास करने को क्या बचा फिर, राइट? तो ये टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है सेफगार्डिंग ट्रेडिशंस, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, जितने प्रकार के लोग होंगे उतनी प्रकार की मान्यताएं होंगी, और जितनी प्रकार की मान्यताएं होंगी, कल्चरल डिविजन्स, कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल डाइवर्सिटी उतनी ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो अगर इतनी डाइवर्सिटी होगी तो आप एक सिंगुलर ट्रेडिशन का कोई मार्कशीट नहीं बना सकते कि भाई ठीक है ये ट्रेडिशन है और इस तरह से फॉलो करना है अपन को। तो अगर ट्रेडिशंस की कोई लिस्ट नहीं है तो फिर आप बचाएंगे किसको? आप सेफगार्ड किस चीज को कर रहे हैं, राइट? तो सेफगार्डिंग ट्रेडिशंस, आप ट्रेडिशंस को बचाना भी चाहते हैं और आप डाइवर्सिटी को भी इंटीग्रेट करके रखना चाहते हैं, डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस दिस, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक टू हैंडल। अगर आप इसको अच्छे से टाइम नहीं दे रहे हैं, इस बारे में आपने एलैबोरेटली नहीं सोचा हुआ, नहीं बात करी हुई, देन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू हैंडल। मैं पर्सनली इसके ऊपर बिल्कुल भी थीम एलैबोरेशन में ऐसे नहीं लिखती, मैं पर्सनली लिखती इसमें थर्ड वाला। ये बहुत ही फिलोसॉफिकल और बहुत ही ज्यादा लूज एंडेड पॉइंट है। द यू एंड आई फैक्टर, एपोकलिप्स ऑफ सेल्फहुड। सेल्फिशनेस की बात हो रही है। पहले क्या था? हम, आवर एंड अस। अब क्या हो गया है? यू एंड आई, राइट? इसको हैंडल करना आसान है। इंडियन सोसाइटी कैसी है? आवर और हम में बिलीव करने वाली है, फैमिली ओरिएंटेड है, ग्रुप ओरिएंटेड है, सोशल स्ट्रक्चर को टाइटली मेंटेन करने वाली सोसाइटी है। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, विद द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न की तरफ देखने लग गए हैं कि भाई मेरी इच्छाओं का क्या, हमेशा मम्मी पापा की सुनते रहते हैं, हमेशा क्या कहते हैं, रिलेटिव्स की सुनते रहते हैं। व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स, व्हाट अबाउट माय बकेट लिस्ट। ठीक है, तो ये जो यू एंड आई वाला जो फैक्टर है, ये कहां से आया? ये बाहर से आया है। अगर ये बाहर से आया है तो इसका इन्फ्लुएंस अब हमारी
सोसाइटी पे क्या होगा। और इसी को बोलते हैं सेल्फहुड का एपोकलिप्स। एपोकलिप्स क्या होता है? सब कुछ तहस नहस हो जाने वाली जो स्टेज आती है ना, उसको एपोकलिप्स बोलते हैं, आर्मागेडन बोलते हैं, ठीक है। और सेल्फहुड, सेल्फिशनेस, सिर्फ अपने बारे में सोचना, ठीक है। मैंने अपने मम्मी पापा का ड्रीम जो था मेरे लिए वो तक छोड़ दिया, जबकि मैं अचीव कर सकती हूँ। क्यों? बिकॉज आई वांट टू जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड एंड हैव फन इन माय लाइफ, ठीक है। मैं इसको गलत नहीं बोल रही, मैं इसको सही भी नहीं बोल रही, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि किस तरह से इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। पर्सनली क्योंकि मैं इस चीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मैं इस चीज के ऊपर लिख सकती हूँ। बट इफ यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ दिस यू एंड आई वाला फैक्टर, दिस सेल्फहुड बिहेवियर, दिस सेल्फिशनेस, तो फिर आप इसके ऊपर नहीं लिख पाओगे, और लिख पाओगे तो आपके पास में बहुत रिफाइंड एग्जाम्पल्स नहीं होंगे। बट जस्ट टू एक्सप्लेन, ये 3 टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं, राइट? ये 3 टॉपिक्स डिफिकल्ट हैं। 150 सॉरी, इसमें आई थिंक 200 वर्ड्स हैं। 200 वर्ड्स लिखना छोटी चीज नहीं होती है। 200 वर्ड्स, अगर आप टॉपिक से फेमिलियर नहीं है, एग्जांपल्स नहीं है आपके पास में, फैक्ट्स नहीं है, अगर पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो ये 200 शब्द पहाड़ लगते हैं, ये नहीं सॉल्व होते। और इसीलिए मैं वापस से फुल सर्किल आऊंगी, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एग्जाम सीरियसली नहीं अप्रोच कर रहे हैं। और ये चीज आने वाले और एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। आरपीएससी ने फॉर श्योर अपना पैटर्न चेंज कर दिया है ना। पिछले 3 एग्जाम्स तो एटलीस्ट यही दिखा रहे हैं, 21, 23 एंड 24 का जो मेंस हुए हैं, वो तो यही दिखा रहे हैं। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 25 का मेंस लिखना चाहते हैं, जो कि 26 में होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें, और थोड़ा सा टॉपिक्स को, जो भी आप टॉपिक रीड कर रहे हैं, उसको लॉजिकली अप्रोच करने की कोशिश करो। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसके इवैल्यूएशन वगैरह देखने की कोशिश करो। आपकी प्रिपरेशन बेटर रहेगी उन कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और डेफिनेशंस के ऊपर हैं। फैक्ट्स और डेफिनेशंस की इंपॉर्टेंस है फॉर प्री, ठीक है, लेकिन मेंस में दे आर आस्किंग यू टू राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। डेफिनेशंस और फैक्ट्स से आप 200 शब्द नहीं लिख सकते हो। थोड़ी बहुत आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत आपको राइटिंग हैबिट करनी पड़ेगी। और अभी फिर से मैं मेंशन कर दूं ये चीज, यू हैव टू राइट एटलीस्ट 300 वर्ड्स एवरी डे। अगर ये आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप मेंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर कोई आपको ये कह रहा है कि नहीं, मैं तो सिर्फ 100-125 वर्ड्स लिखे थे और मैं इसको मेंस निकल गया, या दैट्स नॉट ट्रू। ओके, दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल। आपको समझ में आया कि कैसे आपको एग्जाम्स को अप्रोच करना है, ठीक है। आई सी यू इन द नेक्स्ट, आई थिंक आई ऑलरेडी सेड दैट। बाय बाय।